हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज आपको सामने ही क्लियर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने जा रहे हैं हम। क्लास 10th का चैप्टर 7 है ये, और इस चैप्टर में हम बिल्कुल भी थ्योरी नहीं करने जा रहे हैं। बिना थ्योरी के इस चैप्टर को हम फ्लो चार्ट एंड डायग्राम की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। जितनी भी थ्योरी है उसे मैंने पूरी थ्योरी को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, जिससे आपकी स्टडीज थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। तो ये क्विक रिवीजन के लिए हम एक वन शॉट कर रहे हैं और आपको जल्दी से चीजें रिवाइज हो जाएंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो मैंने इस पूरे चैप्टर में क्या है उसका समराइज्ड एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसी को देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे। इस चैप्टर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबको कवर करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी में दो मेथड से अचीव किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड क्या है, नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड मेथड है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में काम होता है। नर्व्स के थ्रू या न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व सेल की हेल्प से जो काम होते हैं उन्हें हम नर्वस सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं, और ये कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होता है। ये एक्शंस बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि ये किस तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में काम करते हैं। देखा है ना, घर में इलेक्ट्रिक करंट भी कितनी जल्दी फ्लो करता है। यहाँ स्विच ऑन किया, वहां लाइट ऑन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत फास्ट फ्लो करता है। तो उसी तरह से नर्वस सिस्टम क्या होता है, फास्ट काम करने के लिए नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। नर्वस सिस्टम को हम दो टाइप से, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि सिस्टम है तो सिस्टम में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। सिस्टम में दो यहाँ पे मेन चीजें इंक्लूडेड हैं। ये इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, ये केवल और केवल एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। और एनिमल्स में भी कौन से एनिमल्स, छोटे वाले एनिमल्स नहीं, जो बिल्कुल लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें नहीं, जो हायर एनिमल्स होते हैं लाइक ह्यूमन, इस तरह के एनिमल्स में नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। और जिन एनिमल्स में या ह्यूमंस की हम बात करें, ह्यूमंस में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, उसे हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस इज व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल, जो मेन कंट्रोलिंग बॉडी होती है, जो मेनली हमारी चीजों को कंट्रोल करता है, कौन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सीएनएस में किसको स्टडी करेंगे हम, ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करेंगे। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी उन नर्व्स को हम क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट नर्व्स को बोला जाएगा स्पाइनल नर्व्स। क्लियर। अब देखते हैं पीएनएस क्या है। पीएनएस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक सर्कल बनाओ यहां पर, ये हो गया हमारा एक सर्कल, ठीक है। सर्कल में ये क्या होता है, ये क्या है, सर्कल के बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर, है ना। और ये क्या होती है, ये इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, सरकमफेरेंस या पेरीफेरी, है ना, इसी को पेरीफेरी बोला जाता है। तो यही है जो बाहर बाहर का है, आउटर वो पेरीफेरी, जो बीच में है वो सेंट्रल। इसी तरह से समझ लो हमारी जो पूरी बॉडी होती है, ये साइड में आपका डायग्राम आ रहा है, देखो बीच में जो ये आपका दिख रहा है मेन चमकता हुआ पार्ट, ये है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद जो साइड में निकले हुए हैं, जो आपके लिम्स यानी हैंड्स एंड लेग्स में जो नर्व्स जा रही हैं, उन्हें हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो साइड वाली हो गई, ठीक है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सोमैटिक नर्व्स एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स। सोमैटिक, सोमा मीन्स होता है बॉडी, ठीक है, यानी हमारी बॉडी से रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं, फिजिकल बॉडी यानी हैंड, लेग, नेक, इन सब से रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं उन्हें हम सोमैटिक नर्व्स बोलते हैं, और ये वॉलेंट्री होती हैं। हैंड को हम अपने अकॉर्डिंग मूव कराते हैं, इसके लिए भी पूछना पड़ता है क्या किसी से कि भाई मूव कराएं या नहीं कराएं, अपने आप मूव करा सकते हैं। पड़ोसी की घंटी बजानी है, तुम अपना हाथ उठा के तुरंत घंटी बजा सकते हैं, है ना। हमारे दोस्त की पिटाई हो रही है तो अब हमारा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हमारा हाथ हमारे कंट्रोल में है, हम भी अपने फ्रेंड के सपोर्ट में तुरंत खड़े हो जाएंगे, है ना। तो वॉलेंट्री जो नर्व्स होती हैं उन्हें सोमैटिक नर्व्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती हैं, जैसे कि अभी भाई बहुत दूर दूर तक वॉशरूम नहीं है लेकिन नेचुरल कॉल आ गई, क्या करें भाई, वो हमारे कंट्रोल
कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनॉमिक नर्व्स के कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्व्स से होते हैं, लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ये सारा कुछ हमारी अपने कंट्रोल में नहीं है। हम डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए। इनवॉलेंट्री एक्शंस को फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। कितना सारा डिवीजन हो गया ना। बोर तो नहीं हो रहे? बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर बोर हो रहे पॉज करो, एक लंबी सांस लो और फिर रिवीजन करो, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। बिल्कुल बोर होने का स्कोप नहीं है आपके पास, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्व्स को किस में डिवाइड कर रहे हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या होती है? सिंपैथी के टाइम। सिंपैथी की नीड कब होती है? जब आपके सामने आ गया एकदम से लॉयन, अब आपको जरूरत है सिंपैथी की। एक्चुअली वहां पे सिंपैथी की नहीं, आपको इमरजेंसी कंडीशन है, अराउजिंग कंडीशन है, वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी की नीड है ताकि आप प्रॉपर वर्क कर सको। लॉयन आ गया, अब आपको भागने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए पैरों में। उस समय जो इधर उधर एनर्जी फैली हुई होगी, लाइक डाइजेशन के लिए या इन सब के लिए, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन से O2 लोगे आप, रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, डाइजेशन का रेट कम हो जाएगा। इस तरह से ये सिंपैथेटिक कंडीशन में जब नर्व्स काम करती हैं, मैसेज लेकर जाती हैं, तो उसे हम अराउजिंग, सिंपैथेटिक या इमरजेंसी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है, इसके अपोजिट जब आप रिलैक्स्ड होते हो। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हार्मोन्स से रिलेटेड है और ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। इसे हम प्लांट और एनिमल दोनों के ही कंटेक्स्ट में स्टडी करेंगे। और ये कंपैरेटिवली, जैसे मैंने बताया, नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में इसमें सिग्नल्स मूव करते हैं। बट एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। एंडोक्राइन सिस्टम कंपैरेटिवली स्लो होता है, ठीक है। और इसमें केमिकल्स बनते हैं, केमिकल्स यानी हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हार्मोन्स रिलीज होते हैं इसमें। प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है। प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट वैसे तो ज़्यादा कोई एक्शन करते हुए दिखते नहीं हैं, बट उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है ये हम देख सकते हैं। लंबाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही ये हम देख सकते हैं। तो ये इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड हैं, ग्रोथ को बढ़ाने वाले, ग्रोथ को कम करने वाले, ठीक है, या ग्रोथ को रोकने वाले। तो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स को स्टडी करेंगे। ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन 3 है आपकी बुक में, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन को भी हम स्टडी करेंगे, जो कि एक ही है आपके चैप्टर में, एब्सिसिक एसिड। क्लियर? एनिमल्स में आपको कई सारे हार्मोन्स स्टडी करने हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर चैप्टर, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो अभी आपको नहीं पता होंगी कि क्या ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कर सकते हैं। जैसे कि हमें बौना बनाने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें मेल जैसे कैरेक्टर, जो बॉयज़ हैं उन्हें मेल जैसे कैरेक्टर देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन्स। फीमेल्स को फीमेल्स जैसे कैरेक्टर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फीमेल हार्मोन्स, ठीक है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल। इसको भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कौन से स्टडी करने देख लो। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड एड्रेनालिन। तो स्टार्ट करते हैं विद द नर्वस सिस्टम। सबसे पहला पार्ट आपके में नर्वस सिस्टम ही है, तो हम नर्वस सिस्टम को देखेंगे। आ गया नर्वस सिस्टम आपका। क्या है नर्वस सिस्टम में? नर्वस सिस्टम में सबसे पहले तो एक साइड में नर्व बनी हुई सिस्टम है, तो यहाँ पर भी एक इसकी बेसिक यूनिट होगी। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन या नर्व सेल, ठीक है। क्या होती है? न्यूरॉन या नर्व सेल। और ये 2 टाइप की होती हैं। एक सेंसरी, एक्चुअली 3 टाइप की होती हैं। वन इज सेंसरी न्यूरॉन, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है और ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज लेकर के जाने का काम करती है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से कहाँ जाती है? ऑर्गन टू ब्रेन। ऐसे ही लर्न कर लो। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होगी? हमारे सेंस ऑर्गन में। तो ऑर्गन में जो प्रेजेंट होगी तो वो लेकर कहाँ से मैसेज जाएगी? ऑर्गन से ही ले जाएगी। और लेकर कहाँ जाएगी? सेंटर के पास, यानी कि ब्रेन के पास। दूसरी मोटर न्यूरॉन होती है। मोटर न्यूरॉन्स कहाँ से कहाँ मैसेज लेकर जाएगी? अब मैसेज ऑर्गन से ब्रेन तो पहुंच चुका है,
तो मोटर ब्रेन से ऑर्गन में ही लेकर जाएगी, और इन दोनों को जोड़ने वाली एक और न्यूरॉन होती है, उसे बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्लियर? अब एक बार न्यूरॉन का या नर्व सेल का स्ट्रक्चर भी देख लो क्या होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी अलग से ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्पेशली आपको डायग्राम बनाने के लिए भी एग्जाम में आता है। इस पूरी नेमिंग के साथ आप डायग्राम बनाओगे। क्लियर? देखो सबसे ऊपर जो ये पेड़ों जैसे निकले हुए हैं शाखाएं, इन्हें क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेंड्राइट, क्योंकि डेंड्राइट्स ही मैसेज को रिसीव करते हैं। अगर कहीं पर कोई भी चीज सेंस करनी है हमें, तो उस चीज का मैसेज कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस पूरे नर्व सेल का। उसके बाद आते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स, जिनमें हलचल स्टार्ट हो जाती है और मैसेज आगे की तरफ कंडक्ट होने लगता है। चूंकि एक नर्व सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, सेल की बॉडी भी होगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल नाम हो गया आपका, सिंपल नेम हो गए जो एक सेल के अंदर होते हैं। उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इसका एक्सॉन। एक्सॉन क्या होती है? एक लंबी पतली सी स्ट्रक्चर है ये जो आपको दिख रही है। यही नर्व इम्पल्स को आगे की तरफ कैरी करने का काम, यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन तक ले जाने का काम, या जहां भी इसे एक्शन करना है वहां तक ले जाने का काम क्या करेगा? एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन की हेल्प से ये आगे की तरफ मूव करेगा मैसेज। अब इस एक्सॉन के ऊपर आप ये पर्पल कलर के कुछ स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है? माइलिन शीथ है। कुछ के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है कुछ न्यूरॉन्स पे, और कुछ न्यूरॉन्स पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। जिनके ऊपर प्रेजेंट होती है उन्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, और जिनके ऊपर एब्सेंट होती है उन्हें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना इजी है, सिंपल सा, माइलिन शीथ प्रेजेंट, माइलिनेटेड एब्सेंट, नॉन माइलिनेटेड। क्लियर? नेक्स्ट है नोड ऑफ रैनवियर। कहीं कहीं पर ये माइलिन शीथ ब्रेक्ड है, टूटी हुई है। ये टूटी हुई है जहां पर उसे हम नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। और नोड ऑफ रैनवियर का फंक्शन क्या है? ये सोडियम आयन Na+ एंड K+ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी मूवमेंट की वजह से ही तो नर्व इम्पल्स हमारी मूव करती है। तो जब सोडियम आयन बाहर निकलेंगे, पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे, तभी नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगी। तो उस केस में क्या होगा? नोड ऑफ रैनवियर जहां होगी वहां पर ये नर्व इम्पल्स फास्ट होंगी। अगर नोड ऑफ रैनवियर एब्सेंट होगी तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या प्रेजेंट है इस नर्व सेल के? लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के लास्ट में आप देखोगे बिल्कुल लास्ट में ये कुछ वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अगर इनको हम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं तो ये इस तरह से होते हैं, और इनके अंदर कुछ ये इस तरह की वेजिकल्स होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक वेजिकल्स। ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे हम सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, और इसके अंदर जो भरी हुई वेजिकल्स हैं उन्हें हम सिनेप्टिक वेजिकल्स बोलते हैं। क्लियर? और इन सिनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर केमिकल्स फिल्ड रहते हैं। जो यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स आई है ऊपर से, वो इन्हीं सिनेप्टिक वेजिकल्स को एक्साइट कर देती है, और ये बर्स्ट हो जाती है बाहर की तरफ यहाँ पर। और नेक्स्ट डेंड्राइट को यही केमिकल मैसेज रिसीव होते हैं, और यहाँ पर जो ये दूसरी डेंड्राइट प्रेजेंट होगी इस तरह से, इसके बीच ये जो रिलेशन बन रहा है, ये एक कांटेक्ट बन रहा है दोनों के बीच में। इस पहली वाली, एक बार ध्यान से इसे सुन लो, समझ लो, क्योंकि सिनेप्स का क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे मैं आपको सिनेप्स ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये जो पहली एक नर्व सेल है, ये एक नर्व सेल है। क्लियर? इसके बाद एक दूसरी नर्व सेल लगी हुई होगी नीचे, यहाँ पे मैं दूसरी नर्व सेल बता रही हूँ लगी हुई है। ठीक है, तो उसके बीच में ये कांटेक्ट कहाँ होगा? ये एक्सॉन टर्मिनल और नेक्स्ट वाले के डेंड्राइट के बीच में कांटेक्ट बनेगा। इस कांटेक्ट में ही ये सिनेप्टिक वेजिकल ब्रेक होती हैं, तो केमिकल रिलीज होता है और मैसेज अगले वाले डेंड्राइट को या नेक्स्ट न्यूरॉन सेल को मिल जाता है। तो ये जो यहाँ पे कांटेक्ट है छोटा सा, ठीक है, दो न्यूरॉन सेल के बीच का कांटेक्ट, या फिर जहाँ पर भी इसे मैसेज भेजना है वहाँ कांटेक्ट जो होता है उसे ही हम सिनेप्स बोलते हैं। ये लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन सिनेप्स की।
ये सारा आपको जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ये सारा आपको PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने ये जितने भी PDF हैं। The point of contact between neuron where information is passed from one neuron to the next is synapse formed between axon and dendrite। ठीक है, synapse किसके किसके बीच में बनता है? axon and dendrite के बीच में बनता है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और पहले बताई थी, वो भी आपकी बुक में दी हुई है, तो यहाँ पर भी इसे देख लो। क्या है? जो नर्व सेल्स होती हैं उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन्स में। और आपकी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, स्किन, टंग, आईज, नोज एंड ईयर। ठीक है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इनमें कौन कौन से सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट हैं? स्किन में टच के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? स्किन में कौन सा सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है? थिग्मोरिसेप्टर। ठीक है, थिग्मोरिसेप्टर न्यूरॉन। नेक्स्ट टेस्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टंग में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं? टंग में गस्टैटो रिसेप्टर प्रेजेंट है। लाइट की नॉलेज के लिए आईज रिस्पॉन्सिबल है, आईज में रिसेप्टर प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन। उसके बाद साउंड के लिए ईयर रिस्पॉन्सिबल है, ईयर में प्रेजेंट है ऑडियो रिसेप्टर। एंड स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है नोज, और नोज में प्रेजेंट है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर न्यूरॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपकी बुक का ही डायग्राम है, NCERT का डायग्राम है, जो सिनेप्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया था। इस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है। मैसेज कहाँ पहुँच रहा है? इस न्यूरॉन से मैसेज सीधे मसल के पास पहुँचता हुआ दिखा रहा है, जो इसका टारगेट ऑर्गन है। यहाँ पर इस तरह से ये सिनेप्टिक नॉब है जिसमें ये वेजिकल्स दिखाई गई हैं, जो मैंने अभी ऊपर एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं ब्रेन। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें क्या स्टडी करना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का एक डायग्राम देख लो, उसके बाद हम ब्रेन का फ्लो चार्ट देखेंगे जितना हमारे एग्जाम में यूज होने वाला है। ठीक है, ब्रेन में 3 पार्ट है। फोर ब्रेन, सबसे आगे वाला जो ब्रेन होता है, जो आपको जनरली ऐसे दिखता है 2 लोब के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद उसके पीछे होता है मिड ब्रेन, ये यहाँ पर ये मिड ब्रेन है। उसके पीछे या नीचे बोल लो, ठीक है, नीचे मिड ब्रेन होता है, और उसमें भी नीचे, उससे नीचे और पीछे की तरफ, ठीक है, क्या है? हाइंड ब्रेन है। और इस हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? स्कल, जो हमारे ब्रेन बॉक्स इसे बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स। ये बोनी बॉक्स होता है और ये कवर करता है पूरे हेड को या पूरे ब्रेन को कवर करता है, और किसी भी इंजरी से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। इसलिए इसकी जो सुरक्षा है, इसकी जो प्रोटेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्रेनियम की हेल्प से करते हैं, और उसके नीचे 3 लेयर्स भी होती हैं जिसे हम मेनिंजाइसिस बोलते हैं, जिसे हम नेक्स्ट अभी जो करेंगे पार्ट उसमें हम कर लेंगे। और उसके नीचे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी भरा रहता है, यानी इसकी जो प्रोटेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी बॉडी की सेंट्रल गवर्नमेंट है ना भाई, ब्रेन क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो गया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो उसकी हम कई लेयर की सुरक्षा भी तो करेंगे, हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे कमांडोज को खड़ा करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो उन सबको अभी हम स्टडी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं तीनों पार्ट से काम क्या क्या होता है। ठीक है, ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में। 4 ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, और सेरिब्रम के क्या क्या काम है? सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सोचने और समझने की क्षमता ब्रेन के अगले हिस्से यानी कि सेरिब्रम में होती है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गन। वॉलेंट्री ऑर्गन मैंने आपको बताया, जो हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ, पैर, आँखों का झपकना, आँखें हम बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, हमारा खुद का बोलना, ये सब वॉलेंट्री हैं ऑर्गन्स। ठीक है, तो इन सब का कंट्रोल कौन करता है? फोरब्रम का सेरिब्रम वाला पार्ट स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, यानी कि हम पुराना कभी रिकॉल करते हैं, कभी क्या
अभी एग्जाम में जाओगे तो ये सब रिकॉल ही तो करना है आपको। मेमोरी में कहाँ स्टोर हो रहा है, आपके सेरिब्रम में स्टोर हो रहा है। ये सारे जो फ्लो चार्ट मैं आपको बनवा के दे रही हूँ, यहाँ पर समझा रही हूँ फ्लो चार्ट, ये सारे फ्लो चार्ट आपकी मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं। और मेमोरी कहाँ है बच्चा, सेरिब्रम में, है ना। और जो सेंसरी ऑर्गन है वहाँ से जो इम्पल्स रिसीव होती हैं वो भी रिसीव होती हैं सेरिब्रम में। जैसे कि अभी तुम ये फ्लो चार्ट देख रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये सारे मैसेजेस कहाँ जा रहे हैं, आपके फोर ब्रेन में, आगे वाले हिस्से में, सेरिब्रम में। अभी तुम जितना भी काम कर रहे हो मेरे साथ यहाँ बैठकर, ये सब फोर ब्रेन कर रहा है, ठीक है। समझ लो, सीधी सीधी बात, मेमोरी है, थिंकिंग है, या रिसीव कर रहे हो जो भी सेंसरी इम्पल्स, वो सब तुम अपने फोर ब्रेन से ही कर रहे हो, ठीक है। जो भी कर रहे हो मेरे साथ अभी यहाँ पर, वो सब फोर ब्रेन का काम है। अब ये वाला काम तो भाई मेरे साथ नहीं कर रहे हो। भूख लग रही तुम्हें, तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें भूख लगी है? ये भी तुम्हारा ब्रेन बताता है कि तुम्हें भूख लगी है, और वो भी कौन सा, फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन बताता है आपको कि आपको भूख लगी है, तो हंगर से रिलेटेड जो सेंटर है वो भी प्रेजेंट है सेरिब्रम में। उसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन की। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता ये, तो इसलिए हमने कर दिया इसे इग्नोर नहीं, एक्चुअली ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं करता। फोर ब्रेन या हाइंड ब्रेन के जो काम होते हैं उन्हीं की प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन के देख लेते हैं। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। सेरिबेलम क्या काम करता है भाई, किसी ने अगर ड्रिंक कर लिया, अब वो सीधी लाइन में नहीं चल पा रहा है, तो इसका मतलब उसका सेरिबेलम हिल गया है, बैलेंस ही नहीं बना पा रहा अपनी बॉडी का, ठीक से पैर ही नहीं रख पा रहा, है ना। तो सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है बैलेंस के लिए। ड्रिंक करने पर हिल जाता है सेरिबेलम का मामला, और बनता नहीं है फिर बैलेंस, तो इसलिए बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम वाला पार्ट। नेक्स्ट है पॉन्स। पॉन्स इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड रेगुलेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं हमारी बात मानते हैं। कौन कौन से होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, रेस्पिरेशन, हमें सोचना भी नहीं पड़ता, हम अपने आप सांस लेते रहते हैं ना। कभी सोचते हो अरे सांस लेना भूल गया, 1 घंटा हो गया यार सांस ही नहीं लिया मैंने, ऐसा तो नहीं होता कभी आपके साथ। तो ये पॉन्स है, जो कुछ नहीं आपको सोचने की जरूरत, समझने की जरूरत नहीं, मतलब उसको नोट डाउन करके रखने की जरूरत है, इसे टाइम टाइम पे मैं रिवाइज करूंगा। वो हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिन पे तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो सब इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम है मेडुला का। मेडुला क्या करता है, सलाइवेशन, अच्छा सा खाना आ गया सामने से, हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी हमारा मुंह में भरी पड़ी है एकदम लार, जिसे बोलते हैं सलाइवा, है ना, बस हम निगल रहे हैं उसे। अब सोच रहे हैं कब सामने वाला पूछे, भाई कब पूछोगे कि खा लो, मैं तो तुरंत खा लूंगा, खाने के लिए तैयार बैठा हूँ, है ना। तो वो है सलाइवेशन। मम्मा खाना बना रही हैं, कुक कर रही हैं, बस अब तो सब्र ही नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है खाने के लिए, सलाइवेशन हुआ जा रहा है, वो मेडुला करा रहा है। ब्लड प्रेशर आपका, आप डर गए किसी सिचुएशन में, या आपको एकदम मैम ने बोल दिया भाई होमवर्क चेक कराओ, और आपने तो होमवर्क की कॉपी आज लेकर ही नहीं आए हैं, या आपने होमवर्क कंप्लीट ही नहीं किया है, बढ़ गया आपका ब्लड प्रेशर, कंट्रोल में नहीं है आपके, वो बाय डिफॉल्ट हो गया। वॉमिटिंग, बहुत सारे लोग गाड़ियों में बैठते हैं तो वॉमिटिंग कर देते हैं, या उल्टा सीधा खाते हो तो वॉमिटिंग हो जाती है। वो हमारे ब्रेन को मैसेज चला जाता है, हाइंड ब्रेन को, कि इसने आज चटोरपंथी की है, इसका निकालो बाहर, कचरा इसने काफ़ी भर लिया है ना। तो वॉमिटिंग का काम भी मेडुला वाला पार्ट करता है हाइंड ब्रेन का। तो हाइंड ब्रेन के काम अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसपे आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग की नीड नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। कुल मिला के हाइंड ब्रेन आपके जो आउट ऑफ कंट्रोल काम है वो करता है, फोर ब्रेन वो काम करता है जो आपके कंट्रोल में है। अब देख लेते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का पार्ट है ब्रेन, उसका प्रोटेक्शन कैसे होता है। प्रोटेक्शन होता है सबसे ऊपर तो इसमें होता है स्केल, जो कि बोनी बॉक्स है या ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं इसे, उसके थ्रू, जो कि हार्ड कवरिंग है, यानी बोन्स है वहाँ पर, वो हार्ड कवरिंग के थ्रू सबसे ऊपर उसी से होता है। उसके बाद उसके नीचे प्रेजेंट होती हैं मेनिंजेस,
ठीक है। मेनिंजेस क्या होती है, 3 लेयर्स होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट। यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात है कि अगर इन मेनिंजेस में स्वेलिंग आ जाती है कभी, तो वो डिजीज बोली जाती है मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस सुनी होगी डिजीज, आपने नहीं सुनी है तो कभी सुनोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा मेनिंजाइटिस यानी कि तुम्हारी ब्रेन की लेयर्स में आ गई है स्वेलिंग। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस होती हैं ब्रेन की लेयर्स। कौन कौन सी हैं? 3 लेयर्स हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ठीक है, और उसके बाद में ये तीनों लेयर हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद में इसके प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है CSF, जो कि शॉक रेजिस्टेंस का काम करता है। शॉक रेजिस्टेंस, क्योंकि लिक्विड है, फ्लूइड है, तो ये क्या करता है, अगर हमारे ब्रेन पे एकदम से झटका लगा, हम गिर गए या चोट लगी उस पर, तो बचाने के लिए देख रहे हो कितने लेवल का प्रोटेक्शन है इसमें, बहुत लेवल का प्रोटेक्शन है, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का ये। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। इसका नाम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्यों है? क्योंकि सेरिब्रम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में भरा रहता है। ठीक है, ब्रेन से ले करके स्पाइनल कॉर्ड तक ये फिल्ड रहता है CSF, और इसके नीचे होता है ब्रेन। तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? जो एकदम से होने वाले एक्शंस होते हैं। लेकिन आपने गर्म चीज को छू लिया और आपका हाथ एकदम से पीछे हट गया, आपकी आंख की तरफ कोई कीड़ा आया और आपको बस फील भी नहीं हुआ कि क्या आ रहा है, बस आपकी आंख बंद हो गई। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिसमें सोचने की जरूरत नहीं होती है। इनमें ब्रेन इनिशियली इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें ब्रेन के पास तुरंत मैसेज नहीं जाता है। यहाँ पे मैसेज जाता है डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत उसे एक्शन करने के लिए बोल देती है। क्योंकि ब्रेन का काम क्या है? सोचना। वो सोच समझ कर काम करेगा। भाई जो सोच समझ के काम करेगा वो टाइम लगाएगा, उतनी देर में तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम गर्म चीज को छू रहे हैं और ब्रेन सोचने में टाइम वेस्ट करेगा, उतनी देर में तो हम जल जाएंगे। हमें तो तुरंत हटाना है अपने हाथ को। तो वहां पे कौन काम करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करती है? इसका एक पूरा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। आपकी बुक में एक डायग्राम गिवन है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, इस वाले डायग्राम को ही मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर, और इवन जो थ्योरी है वो भी इसी में आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क। ज्यादातर क्वेश्चन भी रिफ्लेक्स आर्क से ही आता है आपका। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले किसे क्या चीज आएगी? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है भाई? ये कौन सी बला है? अभी तक तो नाम नहीं आया था इसका। स्टिमुलस होता है कुछ भी ऐसा जो आपके सेंस ऑर्गन ने सेंस किया, लाइक हॉट आइटम, कोई भी हॉट आइटम, कोल्ड आइटम, बहुत ज़्यादा कोल्ड है कुछ भी, या शार्प है ना, ऐसी कुछ भी चीज़ हमारे कांटेक्ट में आई, वो स्टिमुलस का काम करेगी, जिसके थ्रू हम एक्साइटेड हुए, जिसकी वजह से हम काम करने के लिए एकदम हमारा हाथ आगे या पीछे हटा, वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस से मैसेज किसने लिया? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर कौन से होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स। जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वही रिसेप्टर्स हैं, सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन्स निकलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? मैसेज को कहाँ से? ऑर्गन से ब्रेन में ले जाना। लेकिन यहाँ से ऑर्गन से ब्रेन में नहीं जाएगा, यहाँ से ऑर्गन से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेकर जाएंगे मैसेज को? स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? स्पाइनल कॉर्ड का हेड कौन है? ब्रेन। तो उसके पास तो एक मैसेज भेज देगी कि जल्दी से जाकर ब्रेन को बता कर आओ कि इमरजेंसी सिचुएशन आई है और मैं एक्शन करने जा रहा हूं। अब ये वेट नहीं करेगा कि ब्रेन से मैसेज आए फिर मैं काम करूं, ये अपना काम कर देगा। ये मैसेज भेजेगा रिले न्यूरॉन के पास, क्योंकि आपको भी पता है सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को जोड़ने वाली न्यूरॉन क्या होती है? रिले न्यूरॉन। तो यहाँ पर काम करेगी रिले न्यूरॉन। ठीक है, रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को तुरंत मैसेज देगी, और मोटर न्यूरॉन इफेक्टर सेल्स यानी जो हमारी मसल सेल्स हैं उनको खींच लेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होंगी? वो छोटी हो जाएंगी, छोटी होंगी अपनी तरफ खींचेंगी, यानी कि आपका हाथ पीछे की तरफ हट जाएगा। इस डायग्राम में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। यहाँ पर देखो, ये
कुछ भी हीट या पेन या कुछ भी है, यहाँ पे रिसेप्टर क्या है, स्किन है, स्किन ने रिसीव किया हीट या ये जो पेन है ये स्टिमुलस का काम कर रहा है। रिसीव करने के बाद ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है जो कि मैसेज लेकर के कहाँ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में इस छोटी सी इन दोनों के बीच में, मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन के बीच में बनी है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन के थ्रू मैसेज पास ऑन हो गया टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के पास मैसेज गया, इसने अपनी जो मसल्स थी, आर्म की मसल, जो हाथ की मसल थी, उन्हें खींच लिया और काम हो गया, हमारा हाथ पीछे हट गया। सोचेंगे तो हम बाद में कि क्यों हट गया, ये तो ब्रेन बताएगा कि क्यों हट गया। एक मैसेज ब्रेन के पास गया है, वो बताएगा कि क्यों हटाया हमने। अब नेक्स्ट हम प्लांट हार्मोन्स करेंगे। प्लांट हार्मोन्स यहाँ गिवन है। प्लांट हार्मोन्स में क्या है, हार्मोन्स की बात करने से पहले प्लांट में यहाँ पर कुछ 2-3 पैरा आपके गिवन हैं, जिन पैरा को भी मैंने यहाँ पर आपका कन्वर्ट किया है थ्योरी पार्ट में, मतलब फ्लो चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, थ्योरी पार्ट को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में पहले स्टार्टिंग में उन्होंने मिमोसा प्यूडिका क्या होता है, छुई मुई। ठीक है, छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट, उसको छूने पर क्या होता है, उसकी लीव्स जो होती हैं बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे उसे छूने से बिल्कुल उसमें कुछ ऐसा सिस्टम काम कर गया कि वो एकदम सिकुड़ गया, उसने फील कर लिया, उस चीज़ को सेंस कर लिया। बट ऐसी कोई सेंस करने की कैपेसिटी या आपको भी पता है नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता है प्लांट में, तो उसमें जो मोमेंट्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक रीजन से होते हैं। जैसे मिमोसा प्यूडिका में जो मोमेंट होता है वो उसके लीव्स में नीचे प्रेजेंट, उसकी लीव्स के पास यहाँ ऐसे फूला सा स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल जहाँ पर लीव जुड़ी हुई होगी आगे ये लीव होगी, तो जो बिल्कुल लीव्स का बेस होता है वो फूला हुआ सा होता है। यहाँ पर एक्चुअली वाटर कंटेंट इकट्ठा हो जाता है, वाटर यहाँ पर इकट्ठा होता है और वाटर मूव कर जाता है। ये वाटर मूवमेंट की वजह से इस तरह के रिएक्शंस शो होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, जो कि मिमोसा प्यूडिका में भी शो होता है। ठीक है, और भी मोमेंट्स होते हैं, ग्रोथ की वजह से मोमेंट्स होते हैं प्लांट्स में। आप में बहुत सारे इसमें एक्टिविटी दी है आपकी बुक में, जैसे फोटोट्रॉपिज्म की एक्टिविटी गिवन है। तो इस तरह के जो मोमेंट है आपकी बुक में कौन कौन से मोमेंट्स गिवन हैं, एक झलक में देखते हैं इन्हें। पहला एक मोमेंट गिवन है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है या ग्रेविटी की तरफ लग रहा है फोर्स या मोमेंट। ठीक है, इस तरह के ग्रोथ या मूवमेंट को जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे रूट्स क्या होती हैं, ये अर्थ है तो अर्थ में ग्रेविटी किस तरफ होगी, अर्थ की तरफ ग्रेविटी होती है, नीचे की तरफ ग्रेविटी होती है, तो जो नीचे की तरफ मूव करेगा वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा यानी ऊपर की तरफ मूव करेगा यानी स्टेम कैसा होगा, निगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। ठीक है, तो इस तरह के मोमेंट को क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। वाटर की वजह से जो ग्रोथ या मूवमेंट होगा प्लांट के अंदर उसे बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये मूवमेंट होता है वाटर की तरफ, जैसे कि कोई रूट ग्रो कर रही है इस तरह से कहीं भी जमीन के अंदर और उसे वाटर कंटेंट बहुत गहराई में मिल रहा है, जैसे कि डेजर्ट एरिया में होता है। तो डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स बहुत गहराई तक मूवमेंट करती हैं, बहुत गहराई तक जाती हैं इन द सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर किसी एक साइड वाटर बहुत ज़्यादा दूसरे साइड वाटर नहीं है तो रूट्स जिस साइड वाटर होगा उस साइड मूवमेंट करेंगी, तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट है कीमोट्रॉपिज्म। कीमो वर्ड स्टैंड्स फॉर केमिकल। केमिकल कहाँ पर होते हैं प्लांट में, केमिकल की तरफ मूवमेंट कैसे होता है, आपने पॉलिनेशन पढ़ा होगा। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर स्टे क्यों करता है और वहाँ पर जर्मिनेट होने के बाद पॉलन ट्यूब हमेशा ओव्यूल की तरफ ही क्यों मूव करती है, क्योंकि ओव्यूल जो होता है कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो कि पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
पोलन ट्यूब क्या होती है, ये आपने मान लिया ये स्टिग्मा है, ऊपरी हिस्सा, और नीचे ये ओवरी है, ठीक है। ये हमने एंड्रोशियम बनाया है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और यहाँ पर आकर पोलन ग्रेन गिरा तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर ओव्यूल के पास ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो इस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि किस तरफ जाना है, ठीक है। तो इस तरह के मोमेंट को कीमोट्रोपिज्म बोला जाता है। लास्ट है फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है। फोटोट्रोपिज्म यानी लाइट की वजह से जो मूवमेंट होता है, इसमें स्टेम का जो मूवमेंट होता है वो सन के तरफ होता है और रूट्स का मोमेंट सन के अपोजिट होता है। इसका ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ये डायग्राम आपको गिवन है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम प्लांट्स हार्मोन्स को स्टडी करेंगे। प्लांट्स हार्मोन कौन से हैं, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में मैंने बताया था 2 टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स कौन से होंगे, जो ग्रोथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, ग्रोथ को बढ़ाएंगे, वो होंगे ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, और जो ग्रोथ को कम करेंगे वो होंगे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो उसमें फर्स्ट हार्मोन है आपका ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। इसके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो ऑक्सिन से आता है वो ये आता है कि रूट एंड शूट टिप में किस हार्मोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये हार्मोन है ऑक्सिन, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा, रूट एंड शूट के टिप में बिल्कुल, और सेल इलोंगेशन का काम करता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, इन ग्रोथ ऑफ स्टेम में स्पेशली ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम से ही क्लियर हो रहा है, साइटो मीन्स क्या होता है, सेल के लिए बोलते हैं ना हम साइटो, काइनिन डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है प्लांट्स के अंदर उसे बोलते हैं साइटोकाइनिन। और इसकी अबंडेंस कहाँ होती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेल डिवीजन होगा। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन प्लांट में होता है फ्रूट एंड सीड के अंदर, सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है फ्रूट एंड सीड में, तो इसकी अबंडेंस भी फ्रूट एंड सीड में ज़्यादा होगी साइटोकाइनिन की। क्लियर। नेक्स्ट आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन आपको स्टडी करना है जो कि है एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ इनहिबिट करेगा, यानी कि सेल डिवीजन को रोकेगा, सेल डिवीजन ही नहीं होने देगा। और क्या क्या करेगा, ये विल्टिंग ऑफ लीव्स करेगा, ठीक है। लीव्स को विल्टिंग मतलब उन कर्लिंग देखा होगा कभी कभी तुमने, लीव्स कर्ल हो जाती हैं, बिल्कुल सिकुड़ी सी हो जाती हैं, इसे बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स। एंड ग्रोथ को भी इनहिबिट करेगा, ग्रोथ को रोकेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम ह्यूमन हार्मोन्स करेंगे। ह्यूमन हार्मोन्स में देखिए आपको कौन कौन से हार्मोन्स करने हैं। सबसे पहले तो डायग्राम देखते हैं, यही एनसीईआरटी में आपकी डायग्राम गिवन है, सेम डायग्राम में देखो एक मेल एंड फीमेल का स्ट्रक्चर गिवन है। ए में जो है वो मेल है और बी में जो है वो फीमेल है। दोनों में ही ऑलमोस्ट सारी ग्लैंड सेम स्टडी करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैंड को छोड़कर। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से सेम ग्लैंड स्टडी करनी है। सबसे पहले ब्रेन में सिचुएटेड 3 ग्लैंड्स हमें स्टडी करनी है जिनसे निकलने वाले हार्मोन्स स्टडी करने हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड्स के भी हार्मोन को कंट्रोल करता है। ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इससे आप नोट डाउन कर लो। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द ग्लैंड सिचुएटेड इन आवर बॉडी, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी में और दूसरी ग्लैंड्स हैं उन सभी के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए इससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। थर्ड पीनियल ग्लैंड, ये आपको नहीं स्टडी करनी है, इसका कुछ भी रोल आपके इसमें नहीं गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, जो नेक में सिचुएटेड है, हमारे गले में होती है, मेल फीमेल दोनों में होती है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही पैराथायराइड ग्लैंड्स भी लगी हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड चेस्ट कैविटी पे लगी हुई होती है, हमारे हार्ट के ऊपर होती है, ये स्टर्नम के पास सिचुएटेड होती है और ये एक एज के बाद डिजेनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है एक एज के बाद में।
और इसका यूज़ भी फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसका यूज़ चाइल्डहुड में ही होता है, थाइमस ग्लैंड का यूज़, ठीक है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज भी मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, और ये पैंक्रियाज का यूज़ आपने या पैंक्रियाज की स्टडी आपने इससे पहले डाइजेशन में की होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ में की होगी, ठीक है। अब इसे हम दूसरे इससे निकलने वाले हार्मोन्स को भी हम यहाँ पर देखेंगे जो एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स भी दोनों में होती है, जिससे एड्रेनालिन निकलता है, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन या 3F हार्मोन भी बोलते हैं। एंड ये है टेस्टिस। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रोड्यूस होता है, जिसे हम मेल में स्टडी करेंगे। एंड ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो फीमेल में केवल प्रोड्यूस होता है। तो देखना स्टार्ट करते हैं, इनको भी हमने एक चार्ट के फॉर्म में ही किया है। ह्यूमन हार्मोन। ह्यूमन हार्मोन को एंडोक्राइन सिस्टम में हम स्टडी करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? हार्मोन सबसे फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन में सिचुएटेड थी, हमने अभी देखी, ब्रेन में सिचुएटेड है, मास्टर ग्लैंड इसे बोलते हैं। यही ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होगा? नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमारे जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स हैं उनकी हाइट एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। यहाँ पे अगर ये हार्मोन कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बौना हो जाएगा इंसान। और अगर ये हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लग जाए तो उस केस में कौन सी डिजीज हो जाएगी? गिगैंटिज्म, विशालकाय हो जाएगा वो इंसान बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी सिचुएटेड है हमारे ब्रेन में और इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसकी लेस सिक्रीशन से ड्वार्फिज्म और हायर सिक्रीशन से गिगैंटिज्म डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी को ये नहीं पता होता है कि हमें कितना ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना है, इसे बताता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में सिचुएटेड है, पिट्यूटरी के ऊपर सिचुएटेड है। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को बताएगा कि अब ब्लड में ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी कम हो गई है, अब तुम इसे प्रोड्यूस करो। और अगर ज़्यादा हो गई है तो भी हाइपोथैलेमस बोलेगा कि अब इसका सिक्रीशन रोक दो। तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस में, जो कि सेंड करता है मैसेज टू द पिट्यूटरी फॉर द रिलीज और स्टॉप ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? थायरॉयड ग्लैंड से, जो कि नेक में सिचुएटेड है। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, नेक में सिचुएटेड है। कभी कभी किसी किसी को देखा होगा उनकी नेक थोड़ी सी फूली हुई हो जाती है, किसी एक साइड से, या पूरी की पूरी नेक एकदम फूली हुई होती है, जिसे हम ग्वाइटर डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। ये आयोडीन की क्वांटिटी कम लेने की वजह से ये डिजीज हो जाती है। ये रिस्पॉन्सिबल है थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। बोलते हैं अगर आप कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट है या उसका बेबी छोटा है तो उसे आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा बोन हेल्थ एंड मसल कंट्रोल के लिए भी थायरॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन तो बहुत कॉमनली सुनी हुई चीज़ है। डायबिटीज़ सुना होगा आप लोगों ने। जनरली आज की डेट में हर किसी के घर में किसी ना किसी को डायबिटीज़ होता है, जिसे मधुमेह डिजीज़ भी बोलते हैं। मधुमेह, ठीक है। ज़्यादा मीठा खाने की वजह से नहीं, एक्चुअली अगर ये डिजीज़ हो जाती है तो आपको मीठा खाना मना कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसुलिन के कम सिक्रीशन से आपकी बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी, ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जब ज़्यादा ग्लूकोज होगा ब्लड में तो वो डिफरेंट डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स में एब्जॉर्ब करवाना, ठीक है। क्या कराना? जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उनसे बोलता है कि जो ये ब्लड में ग्लूकोज है उसे ले लो। इससे क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। और अगर यहीं पे इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो, हमारी बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो, तो उस केस में क्या होगा? अब इंसुलिन ही कम है तो सेल्स को कौन बोलेगा कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब करो?
तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिसे हम डायबिटीज डिजीज बोलेंगे। ठीक है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है इंसुलिन? पैंक्रियास से, जिसको हमने डाइजेशन में भी स्टडी किया था, जहां से पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता था। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैंक्रियास से। पैंक्रियास में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं। क्या होती हैं बेटा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनमें अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती हैं। उन्हीं में से बीटा सेल से ये प्रोड्यूस होता है। बीटा सेल से आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो पैंक्रियाज में प्रेजेंट है वहां से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि प्रोड्यूस होता है टेस्टिकल्स से, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रोड्यूस होता है। तो ये मेल प्यूबर्टी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेल प्यूबर्टी चेंजेस क्या होते हैं? मुस्टैक्स, हैवी वॉइस, हाई पिच वॉइस, है ना, हैवी वॉइस हो जाती है। एक एज होती है जब आप 10 या 11-12 साल तक की एज के होते हो, तो आपकी आवाज़, मतलब गर्ल्स की और बॉयज़ की आवाज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट आफ्टर द प्यूबर्टी, या जब आप टीन एज में आ जाते हो, तो उस एज में बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। गर्ल्स थोड़ा सा डिफरेंट वॉइस में बोलती हैं, उनकी वॉइस थोड़ी सी पतली होती है, बॉयज़ की वॉइस हैवी होती है, गर्ल्स की मस्कुलर बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, बॉयज़ का डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्यूबर्टी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन मेल, प्रोड्यूस होता है टेस्टिकल से। एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है प्यूबर्टी चेंजेस के लिए इन फीमेल, एंड ओवरीज से प्रोड्यूस होता है। लास्ट हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन। इसी हार्मोन को बोलते हैं इपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है, और ये प्रोड्यूस होता है एड्रीनल ग्लैंड से, जो किडनी के ऊपर लगी हुई एक छोटी सी ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड, वहां से प्रोड्यूस होता है इपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन हार्मोन। इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? ये हार्मोन इमरजेंसी कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, एड्रीनलिन, इपिनेफ्रिन, 3F हार्मोन। 3F मैं बताती हूँ क्यों बोलते हैं। अगर आपके सामने कुछ भी एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, स्नेक आ जाए, तो आप क्या करोगे? या तो स्नेक को मार दोगे, फाइट करोगे, या फिर फ्लाइट और फ्ली भाग जाओगे वहां से, है ना, या फिर खड़े खड़े कांपोगे। 3 ही काम हो सकते हैं, या तो लड़ोगे उससे, या भाग जाओगे, या खड़े खड़े बिल्कुल थर 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 कांपोगे, बिल्कुल भी मतलब ना हिला जाएगा, ना भागा जाएगा, ना लड़ा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन यानी 3F में से कुछ ना कुछ आपके साथ होगा, तो इसलिए 3F हार्मोन इसे बोलते हैं। क्लियर? ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसका मेरे ख्याल से आप डाउनलोड कर लोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF, और अच्छे से स्टडी करोगे सभी चीज़ों को। और इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के फ्लो चार्ट वाले आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।